और जहाँ तक उग्र होने का सवाल है, आप मुझे बताइए कि क्या वहाँ पर जनसुराज के कार्यकर्ता लाठी लेकर पहुँचे थे? नहीं। क्या जनसुराज के कार्यकर्ता वहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे थे? अगर हम सड़क पे खड़े होकर नारा लगा रहे हैं, उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव जी का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, जनसुराज का ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। लोगों में एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जनसुराज को, आप ये बताइए कि आरजेडी क्या यादवों की पार्टी है? मुझे नहीं लगता। आरजेडी सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। उन्होंने कहीं से चोरी तो नहीं की है, उन्होंने कोई क्राइम तो नहीं किया है। अगर उनका एक व्यवसाय था, अगर वो राजनीतिक पार्टियों को अपनी ओपिनियन देते थे और उसके बदले उनको लोग सहयोग कर रहे हैं, उस पैसे का इस्तेमाल अगर बिहार के लिए हो रहा है, बिहार के विकास के लिए हो रहा है, अगर ये इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट तो मैं टाटा डालमिया और ठीक है, उन्होंने कहा कि वो पैसा लगा रहे हैं, उसके बदले उनको कुछ चाहिए। हमारे पास अभी है, बोलिएगा तो हम चला सकते हैं। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप ने ये तो नहीं कहा कि प्रशांत किशोर चोर हैं। नहीं, व्यापारी है सर। एक मिनट, आप मुझे बताइए कि क्या लालू प्रसाद यादव किसी यादव समाज के योग्य युवा को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करेंगे? अगर कर देंगे तो प्रशांत किशोर जी ने भी कहा और मैं भी कहता हूं कि मैं उनके समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ बिहार में। अभी हमारी उपस्थिति जनसुराज के कार्यालय में है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शांतनु। सीधे हम जुड़ते हैं इनसे और अभी जो चुनावी हलचल बिहार में चल रही है उस संदर्भ में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या इनका सोचना है, क्या एजेंडा है बिहार के चुनाव को, वो कैसे देख रहे हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। नमस्कार प्रकाश जी। कुछ दिन पूर्व हम मनीष कश्यप जी का इंटरव्यू किए थे, उसमें उन्होंने कहा कि पीके जो है वो बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए राजनीति में आए हैं। आपने बहुत स्वागत के साथ उनको अपने पार्टी में शामिल किया है, क्या कहेंगे इस पर? मनीष कश्यप के स्टेटमेंट को मैं दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा था कि पीके एक बिजनेसमैन है, वो अपना मेरा ही इंटरव्यू है सर, मेरा ही इंटरव्यू में बोले हैं। जी, वो पैसा लगा रहे हैं और उनको उसके बदले कुछ चाहिए। शुद्ध रूप से व्यापारी है। ठीक है, उन्होंने कहा कि वो पैसा लगा रहे हैं, उसके बदले उनको कुछ चाहिए। हमारे पास अभी है, बोलिएगा तो हम चला सकते हैं। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप ने ये तो नहीं कहा कि प्रशांत किशोर चोर हैं। नहीं, व्यापारी है सर। एक मिनट, रुकिए। आप व्यापारी शब्द को इतना अपमानजनक शब्द क्यों मानते हैं? रुक जाइए अभी। इसलिए मानते हैं। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आप व्यापारी शब्द को इतना अपमानजनक क्यों मानते हैं? कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में है वो किसी न किसी व्यवसाय से आता है। मैं इससे पहले प्रोफेसर था, कोई काम कर रहा होगा। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति अपना पैसा बिहार की राजनीति में लगा रहा है, बिहार के विकास के लिए लगा रहा है, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? इसको हम इतना सेंसेशनलाइज करके क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं क्योंकि व्यापारी शब्द का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। हाँ, ये मेरा भी प्रॉफिट है, मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं अपना टाइम और मैं अपना फ्यूचर इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस पॉलिटिक्स में, ताकि मैं बिहार को आगे देख सकूँ। ये मेरा इन्वेस्टमेंट है और वो प्रॉफिट में ढूंढ रहा हूँ। मतलब राजनीति में प्रशांत किशोर व्यापारी हैं तो बहुत अच्छे हैं। राजनीति में अगर व्यापार और इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि अगर वो बिहार के विकास के लिए तो अच्छा है, हर किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मतलब ये व्यापार अच्छा है जहाँ पर कुछ ही दिन की राजनीति के बाद किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़े बड़े संसाधन आ जाते हैं जो बहुत निम्न स्तर का होता है। देखने को मिलता है कि नहीं सर राजनीति में? सर नहीं, निम्न स्तर का क्या हो जाता है? पैमाना जैसे मान लो उसके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, चलने के लिए गाड़ी नहीं है, मोटर नहीं है, बंगला नहीं है, कुछ दिन राजनीति करने के बाद वो सब उपलब्ध हो जाता है। तो क्या यही आपका दायरा है, पॉलिटिकल दायरा? नहीं, आपने बात को मोड़ दिया। आपने कहा कि किसी के पास पैसा नहीं है और कुछ दिनों के राजनीति करने के बाद उसके पास गाड़ी बंगला आ जाता है। बिल्कुल। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। आपने सवाल ये किया था कि प्रशांत किशोर व्यापारी हैं, इस बात के ऊपर आपने मेरे रिमार्क्स मांगे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कहीं से चोरी तो नहीं की है, उन्होंने कोई क्राइम तो नहीं किया है। अगर उनका एक व्यवसाय था, अगर वो राजनीतिक पार्टियों को अपनी ओपिनियन देते थे और उसके बदले उनको लोग सहयोग कर रहे हैं, उस पैसे का इस्तेमाल अगर बिहार के लिए हो रहा है, बिहार के विकास के लिए हो रहा है, अगर ये इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट तो मैं टाटा डालमिया और अंबानी से भी कहूँगा कि भाई आप लोग आइए और कीजिए ये इन्वेस्टमेंट। इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई? ऐतराज इन्वेस्टमेंट पे नहीं थी, ऐतराज मनीष कश्यप के टोन पर थी, जिसके लिए उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था जब वो बीजेपी में थे। देखिए, आप पत्रकार हैं, आप किसी के स्टेटमेंट को किसी भी टोन और टेनर में ले सकते हैं। मेरी उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है
कि प्रशांत किशोर अगर अपने संसाधनों को लगाकर विकास के लिए, बिहार के भलाई के लिए, बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के लिए कुछ कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुख्य रूप से सर तेजस्वी यादव भी बहुत विपक्ष की भूमिका में रहते हैं, सरकार में भी उन्होंने अपना योगदान लगभग 17-18 महीने के लिए दिया था। तो अभी हालिया दौर में उसके कद को बिहार में कैसे देखते हैं? क्या बढ़ती राजनीतिक दौर में उसका कद भी बड़ा हो रहा है? देखिए, आप पत्रकार हैं, आप पिछले 3-4 महीनों से कुछ सर्वेज आ रहे हैं, आप उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव जी का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, जनसुराज का ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। लोगों में एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जनसुराज को जो विश्वसनीयता मिल रही है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात तेजस्वी यादव जी के मतलब पॉलिटिकल स्टेचर की, तो देखिए वो नेता प्रतिपक्ष आज के समय हैं, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। दूसरी बात ये है कि तेजस्वी यादव जी के पास सिवाय इस बात के कि वो लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं, कोई अपना पॉलिटिकल अक्यूमेंट नहीं है। ना तो उन्होंने समाज में ऐसा कोई आंदोलन या ऐसी कोई सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत की है। उनको धरोहर में मिली एक पार्टी, उसके वो नेता बने हुए हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए कि भाई जिस व्यक्ति के पास शिक्षा को लेके अपना कोई रोड मैप नहीं है, ठीक है, शिक्षा को बढ़ाने के नाम पे वो कलम बांट रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए था कि अगर उनकी पार्टी आएगी तो शिक्षा को ठीक करने के लिए वो क्या काम करेंगे। आप कलम बांट के सिर्फ ये क्या करना चाहते हैं, तो ये उनके पॉलिटिकल इमेच्योरिटी को भी दिखाता है। तो मेरा इससे ज़्यादा उनके लिए कोई बड़ा ओपिनियन नहीं है। अभी बिहार में गुंडा राज काबिज है क्या? पिछले 3-4 महीनों से जितनी पटना में दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, व्यापारियों की हत्या हो रही है, लोगों की हत्या हो रही है। अभी कई गैंगस्टर आए मामले में जिसको पकड़ लिया गया। तो इसको क्या देखते हैं कि जो सुशासन बाबू का टैग था वो बदल गया, गुंडा राज फिर से स्थापित हो गया, गुंडा राज रिटर्न टू? देखिए, ये जो आपको बढ़ते हुए क्राइम का ग्राफ दिख रहा है पिछले 3-4 महीनों में, ये बताता है कि प्रशासन और पुलिसिया तंत्र बिल्कुल धार मुक्त हो गया है, बिल्कुल इसमें धार ख़त्म हो गया है। आपके पास पुलिसिया तंत्र से कोई भय नहीं है अपराधियों के मन में। प्रशासन जो है पूरी तरह से विफल है। और जिस तरह के आपके पुलिस के अफसरों के बयान आ रहे हैं कि भाई अभी किसान फ्री हैं तो आपको जो है सो अपराध बढ़ गया, तो ये भी बता रहा है कि भाई आपको ना तो समाज की समझ है, ना तो आपको पुलिसिया तंत्र की समझ है। भाई आपको क्या जो गुंडे मवाली दिख रहे हैं, जो अपराधी दिख रहे हैं, वो किसान दिखते हैं? वो जीन्स पैंट पहन के और हाथ में कट्टा लेके और मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। और जिस सुशासन बाबू की आप बात कर रहे हैं, ये तो आज से 5-7 साल पहले ख़त्म हो चुका था। अब वो उसका आपको विकृत रूप अब देखने में नज़र आ रहा है। सर, आपकी पार्टी की ओर से 23 तारीख को जो विधानसभा घेराव किया गया वो काफ़ी उग्र रूप में दिखे पीके सर। इसका मुख्य एजेंडा था 4-5 बिंदु पे आप उस पे गए थे घेरने के लिए सरकार को कि आपने ये वादा किया था, अभी तक काम नहीं किया। तो एक लोकतंत्र में ऐसी स्थिति सही में काबिज की जा सकती है जहाँ पर उग्रता प्रमुखता से उसको उजागर किया जाए? देखिए, 23 तारीख का जो धरना था, जो विधानसभा का घेराव का जो कार्यक्रम था, उसके बैकग्राउंड को समझिए आप। पिछले 2 महीने से हम मुख्यमंत्री जी से समय मांग रहे थे, हमें समय नहीं मिला। पिछले 2 महीने से हम जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनसे समय मांग रहे थे, नहीं मिला। हमने राज्यपाल महोदय से समय मांगा, समय दिया गया, पर उसके बाद वो समय फिर हटा दिया गया। तो आपकी बात अगर आपके जो नेतृत्व करता हैं, जो बिहार के सत्ता पर काबिज है, वो नहीं सुनेंगे तो आपके पास क्या चारा रह जाता है सड़क पर उतरने का। और जहाँ तक उग्र होने का सवाल है, आप मुझे बताइए कि क्या वहाँ पर जनसुराज के कार्यकर्ता लाठी लेकर पहुँचे थे? नहीं। क्या जनसुराज के कार्यकर्ता वहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे थे? अगर हम सड़क पे खड़े होकर नारा लगा रहे हैं दोपहर के 2 बजे, जहाँ पर चिलचिलाती धूप है और 42 डिग्री का टेम्परेचर है, तो आप इसको उग्रता कैसे कहते हैं? पुलिस क्यों रोक रही थी? जी, हम ये बताना चाहते हैं कि
चाहे जितनी भी मुश्किल हो, हम अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा के रहेंगे। पुलिस क्यों रोक रही थी? पुलिस का था कि भाई हम वहाँ से आगे आपको नहीं जाने देंगे। क्यों? ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उनका कहना था कि भाई आपको यहाँ से इधर जाने की अनुमति है, आप इधर नहीं जा सकते। मेरा ये कहना है कि अगर हमारे पास पिछले 2 महीने से हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम अपनी आवाज़ रखने के लिए कहाँ जाएंगे? जो हमारे जो नेतृत्व करता है, जो विधानसभा में सदन में बैठे हैं, हम उन्हीं तक तो जाएंगे। तो हम उस तरफ जा रहे थे। आप युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवाओं के प्रति आपका क्या रोड मैप है? देखिए, प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मेरी जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो ये है कि बिहार के युवाओं को सक्रिय राजनीति में उनकी भागीदारी और हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने युवाओं को सिर्फ झंडा ढोने वाला या भीड़ इकट्ठा करने वाला समूह मान के छोड़ दिया है। जब उनको रैलियों में भीड़ इकट्ठा करना होता है तो युवा संगठन की याद आती है। जब उनको अपने नेता के आगे मोटरसाइकिल का काफिला चलाना होता है झंडा लेके, तो उनको युवाओं की याद आती है। आप युवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि युवा में ऊर्जा है, शक्तिशाली भी होते हैं। इस्तेमाल करना और एक्सप्लॉइट करना दोनों में काफ़ी अंतर होता है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां समय पर तो उसको झंडा ढोने के लिए लगा देती है, लेकिन बाद में उसको साइड कर देती मैं है। एग्जैक्टली यही बात कह रहा हूँ कि इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ है कि आप युवाओं को इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद युवाओं के मुद्दों पर आप मौन हो जाते हैं। युवाओं को इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर युवाओं को आप सक्रिय राजनीति में भागीदारी नहीं देते हैं। हमारा जो कर्तव्य होना चाहिए, हम एक नई राजनीतिक परिपाटी के पुरोधा हैं और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि अब युवाओं को सक्रिय राजनीति में सामने लेके आया जाए। उनके राजनीतिक मुद्दों को लेके हम आगे आएँ, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो। तो प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मैं इसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ, युवाओं को सक्रिय राजनीति में आगे लेके भी आ रहा हूँ और युवाओं के मुद्दों को लेकर हम अपने मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है उसके एजेंडे भी सेट कर रहे हैं। सर, उत्तर भारत की हम बात करें, वहाँ पर जातीय समीकरण जो होती है चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण का प्रमुख केंद्र माना जाता है। आपको ऐसा लगता है? आप सिर्फ उत्तर भारत को क्यों कोट करते हैं? ये तो दक्षिण भारत में भी है। विशेष तौर पर उत्तर भारत नहीं, ये भारत के हर राज्य में है। आप जहाँ चले जाइए, गुजरात में नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं हर एक भारत के हर एक राज्य में है। बिहार में जाति एक सच्चाई है, भारत में ही है। ठीक है, आप ये टैग कर देना कि बिहार में सिर्फ जातिगत। हमने बिहार की बात नहीं की, हमने उत्तर भारत की बात की। जी, देखिए, समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं। ठीक है, आरक्षण जो है वो सामाजिक समता का एक साधन है। आरक्षण को आप सामाजिक समता का समाधान नहीं बना सकते, वो एक साधन है जिससे आप समाज में समतामूलक समाज की तरफ बढ़ सकते हैं। तो जनसुराज लोगों की उतनी हिस्सेदारी और उतनी भागीदारी की बात करता है। हमारा मानना है कि हर समाज में योग्य से योग्य व्यक्ति हैं, चाहे वो अति पिछड़ा समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो सवर्ण समाज हो। जनसुराज की भूमिका ये है कि हर समाज से जो सबसे योग्य व्यक्ति हैं उनको हम चुनकर लाएं और नेतृत्व करने का मौका दें। अभी हालिया रिपोर्ट में जो जातीय समीकरण का डेटा यहाँ पे आया बिहार में, उसमें यादवों की संख्या सबसे बहुल बताई गई। तो इसमें क्या लगता है कि इस दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो आरजेडी का जो है समीकरण बिहार में एक नया एरा स्थापित कर सकता है? आप ये बताइए कि आरजेडी क्या यादवों की पार्टी है? मुझे नहीं लगता। आरजेडी सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। सर, हमने जातीय समीकरण पे बात की। जी, आपने कहा ना कि यादवों की संख्या सबसे अधिक है। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो यादव समाज में योग्य व्यक्तियों की कमी नहीं है, यादव समाज में योग्य युवाओं की भी कमी नहीं है, प्रतिभाशाली युवाओं की भी कमी नहीं है। आप मुझे बताइए कि क्या लालू प्रसाद यादव किसी यादव समाज के योग्य युवा को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करेंगे? अगर कर देंगे तो प्रशांत किशोर जी ने भी कहा और मैं भी कहता हूं कि मैं उनके समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो परिवार की राजनीति कर रहे हैं। वो अपने बेटों को बढ़ा रहे हैं, वो अपनी बेटियों को बढ़ा रहे हैं। तो अगर यादव समाज की बहुलता है तो यादव समाज भी देख रहा है कि विकास की तरफ ले जाने के लिए कौन सी पार्टी सही है, वो उस पार्टी के साथ चलेगी। और मुझे लगता है कि जनसुराज उनके लिए एक खुला चॉइस है और बहुत ऑब्वियस चॉइस है और बहुत बड़ा विकल्प भी है। और बहुत बड़ा विकल्प है और यादवों का सपोर्ट हमें मिल भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, काफ़ी हमारी सभी बातों का मुखरता से जवाब दिए, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपको, और हमारे चैनल टाइम्स ऑफ बिहार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।